वाटर रिसोर्सेज है वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। डैम्स होते हैं, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये क्यों बनाए जाते हैं, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, वाटर को कंजर्व करने के लिए हम क्या मेजर स्टेप लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस लेसन के मेन कंटेंट की, तो ये सारे जो आपको टॉपिक है वो कवर करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डैम्स वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाता है जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझना इन टॉपिक्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि एक बार हम इनका कंजप्शन कर लें तो ये रिन्यू किए जा सकते हैं। हमारा प्लैनेट है वो ब्लू प्लैनेट इस वजह से है क्योंकि इसका 3/4 जो पार्ट है, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है वो कवर्ड है वाटर के साथ। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर को लेकर। फ्रेश वाटर जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, जो डेली मतलब ड्रिंकेबल जो होता है। अब ये जो ओशन का वाटर है वो तो सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है, नमकीन पानी। ये हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है, तो इसलिए इसको प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई करने के लिए बड़ी से बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है। मशीनें काफ़ी महंगी होती है, इस वजह से आप देखते हो कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स वाटर की स्कैरसिटी को लेकर देखने को मिलते रहती हैं। ये जो फ्रेश वाटर है वो एक तरीके से ऑब्टेन किया जाता है सरफेस के रन ऑफ से और साथ ही ग्राउंड वाटर से, जो कि कॉन्टिन्यू एक तरीके से रिन्यू एंड रिचार्ज होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों वाटर को लेके। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें वाटर को ही लेके, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज अ ओशियन, यानी कि 96.5% जो वाटर है वो अभी के समय एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये ओशियन वाटर है। और अगर हम इसमें से फ्रेश वाटर की बात करें तो वो सिर्फ 2.5% के समथिंग ही हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा कमी है अभी फ्रेश वाटर की, जो हमारे लिए ड्रिंकेबल होता है। इसलिए हम इसे अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करने का काम करते हैं। इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ ग्लोबल पार्टिसिपेशन। तो इंडिया का क्या है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन सिर्फ 4% का है। इस वजह से इंडिया की जो रैंक है वो 133 के समथिंग है, जो कि आप कह सकते हो कि वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम के हिसाब से हमें देखने को मिलती है। और इसी आधार पर ये कहा जाता है कि ईयर 2025 तक ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि अगर ये ऐसा ही रहा तो इंडिया भी उन कंट्रीज एंड रीजन को ज्वाइन कर लेगा जहाँ पे एब्सोल्युटली वाटर स्कैरसिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि पानी की समस्याएं देखने को मिलती है। और हमारी कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट है वहाँ पे इक्वल तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं अरुणाचल प्रदेश बोलता हूँ तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं राजस्थान जैसे स्टेट की बोलूँगा तो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी ही हमें देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें ज़रूर राइट डाउन कर सकते हैं। एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं वाटर स्कैरसिटी। अब देखिए एक वर्ड है स्कैरसिटी, इसका मतलब होता है कमी। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वाटर की ही कमी होती है, कमी तो बहुत सारी चीज़ों की होती है। फॉर एग्जांपल आज के समय टमाटो के जो प्राइस है वो आप देख रहे हो डेली बेसिस पे बिल्कुल इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा, यानी कि टमाटो की जो सप्लाई है वो अभी इतनी नहीं है क्योंकि लोगों की डिमांड कुछ ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए वाटर स्कैरसिटी में क्या बात की जाती है? द लैक sufficient water as compared to its demand in a region is known as a water scarcity, यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उतना पानी अवेलेबल नहीं है, तब जाके ये वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आखिरकार वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्यों उठती है? तो उसके कुछ तो मेन रीज़न होंगे, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो वो कुछ इस टाइप के। सबसे पहले बात आती है इरीगेशन को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन का काफ़ी रोल रहता है, यानी कि हम कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उसमें पानी की तो नीड्स पड़ती ही है, ठीक है। लेकिन जब हम ओवर इरिगेशन का यूज़ करने लग जाते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी का यूज़ करना, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस चीज़ मानी जाती है हमारा वाटर, लेकिन हम जब इसका एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एक तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में, यानी कि सोशल ग्रुप में वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि अनइक्वल एक्सेस है। मैंने आपको अरुणाचल और राजस्थान स्टेट का एग्जांपल भी दिया था। इसके अलावा देखिए लार्ज पॉपुलेशन हर एक प्रॉब्लम की एक जड़ मानी जाती है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो उसमें भी मैं एक फैक्टर लार्ज पॉपुलेशन का काउंट कर लूँगा।
एजुकेशन की बात करूँ या फिर फूड सिक्योरिटी की बात करूँ, हर किसी में एक वर्ड कॉमन आता है, लार्ज पॉपुलेशन। तो वाटर स्कैर्सिटी में भी लार्ज पॉपुलेशन का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा रिसोर्सेज। अब जब रिसोर्सेज फुलफिल नहीं होते लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्कैर्सिटी की। तो ये थे कुछ ऐसे रीज़न जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैम्स के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हो, डैम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जो वाटर का फ्लो होता है, यानी कि रिवर में जो वाटर का फ्लो होता है उसको वो एक तरीके से क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और साथ ही उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी एक तरीके से स्लो कर देते हैं और रिटायर्ड कर देते हैं, जिससे कि वो एक रिजर्वर या फिर आप लेक कह सकते हैं या फिर इम्पाउंड, ये सारी चीज़ें बना देते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और ये डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट की। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एक तरीके से डैम्स को ही बोला जाता है। अब डैम्स ये ऐसे होते हैं कि सिर्फ वाटर के फ्लो को रोकने का काम नहीं करते, इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं। सबसे पहले होता है कि जो डैम्स वाटर के फ्लो को रोकते हैं, तो उससे जो हमारे पास वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है, उस अवेलेबिलिटी वाटर का हम एक तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ इरीगेशन के बेसिस पे, क्योंकि भैया कल्टीवेशन के लिए इरीगेशन यानी कि पानी की ज़रूरत होती है, जो कि हम यहाँ से अच्छे तरीके से ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिए गए, जैसे द सतलज बीज रिवर बेसिन का, और इसके अलावा द बाकरा नांगल प्रोजेक्ट। ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते, तो ज़रा ध्यान रखना इन दोनों के बारे में। इसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि आखिरकार मल्टीपर्पज़ जो रिवर प्रोजेक्ट होते हैं, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो बेनिफिट तो मिलता है नो डाउट। वो कौन कौन से, सबसे पहले है, मैंने आपको पहले बता दिया, इरीगेशन, पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है ना। देन सेकेंड है, जो डैम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी काम करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो देखिए अब बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो वो तो आएगी नेचुरल तरीके से, लेकिन उसको रोकने के लिए हम क्या इंतजाम कर सकते हैं। तो ऐसे में जो डैम्स होते हैं वो फ्लड के कंट्रोल को काफ़ी हद तक कर देते हैं। इसके अलावा चौथा होता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी डैम्स का काफ़ी यूज़ होता है। फिफ्थ है फिश ब्रीडिंग के लिए, और लास्ट है इनलैंड नेविगेशन के लिए, यानी कि जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए भी डैम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हो गए। अब लेकिन आपने एक वो कहावत सुनी होगी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि एक अच्छा और एक बुरा। तो ये तो अच्छाइयों के बारे में बात होगी, उनके एडवांटेज के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों वाटर डैम्स के हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला है, डैम्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, स्किल ग्रुप की, और साथ ही साथ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की नीड्स होती है, तो इसलिए इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। सेकंड है कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका थोड़ा गलत इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। थर्ड है कि ये जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को भी ख़राब करने का काम कर देते हैं। फोर्थ है कि जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, यानी कि जलीय जीवन जो पानी के नीचे रहते हैं, उनको भी एक तरीके से न्यूट्रिशन जो फूड होता है, जो फिश होती है, वो सही तरीके से नहीं मिल पाता। फिफ्थ है कि हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि आप देखते हो कि बहुत टाइम तक वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती डैम्स की वजह से, क्योंकि उनका फ्लो जो होता है वो एक तरीके से काफ़ी स्लो कर दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्प्यूट, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हमें देखने को मिलता है, उसकी हाइट को लेकर, उसके एरिया को लेकर। और सेवंथ है, इसके लिए तो मूवमेंट भी हमें देखने को मिले, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, यानी जहाँ पर भी डैम्स को क्रिएट किया जाता है, अगर वहाँ पे कोई पॉपुलेशन एग्जिस्ट होती है तो उसे उस जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम हमें ट्राइबल कम्युनिटी लोगों के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो रेसिडेंस होता है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, यानी कि जो फ्लूड प्लेन्स एरिया होते हैं, बाढ़ के मैदान वाले, वहाँ पर वो ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं, और यहाँ पर ही ज़्यादातर डैम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो वो कौन कौन सा है, तो इसके अंदर आप नर्मदा बचाओ आंदोलन, तैरी डैम आंदोलन, इनका नाम ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि इन्होंने लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी को लेके अपना स्ट्रगल भी किया है। ये हो गया इनके मूवमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बड़ा सिंपल सा है, जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसे हम कैसे कंजर्व करने के लिए मेजर स्टेप लेते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। तो वो कैसे होता है, स्पेशली हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे एरिया के, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली हम
बात करेंगे हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन की। अब देखिए हिल्स और माउंटेन्स रीजन कैसे होते हैं, वो वहाँ का जो सरफेस होता है वो एक तरीके से फ्लैट तो होता नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे टाइप का होता है। इसे हम टेरेस फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे एरिया के अंदर पीपल क्या करते हैं, डाइवर्जन चैनल को क्रिएट करता है। ये जो चैनल होते हैं गुल्स और पुल्स के नाम से जाने जाते हैं। स्पेशली हम देखते हैं वेस्टर्न हिमालय में, और ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जो एक तरीके से बारिश का पानी है और जो सॉइल इरोजन है, इनसे बचने के लिए छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं, फील्ड बना दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वो इनको कंट्रोल में कर सके। इसके अलावा राजस्थान जैसा स्टेट आप देखोगे यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हमेशा से रहती है, तो यहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा की जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ताकि ये सारा का सारा पानी एक तरीके से स्टोर हो सके और ये आगे चल के ड्रिंकेबल वाटर बन सके। इसके अलावा अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में लोग क्या करते हैं कि जिस एरिया में वो रहते हैं, जहाँ पे वो एक तरीके से कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ पे वो एक ओवरफ्लो चैनल क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि छोटी सी रिवर जो होती है ना, उसमें पानी स्टोर रह पाता है वैसा। इसके अलावा एरिड और सेम एरिड के अंदर क्या करते हैं कि लोग उस वाटर को एक तरीके से स्टैंड कर देते हैं, ताकि वो वहीं पर ही रहे और उससे जो लैंड्स है उसमें भी नमी बने रहे। और लास्ट है सेमिड एरिड एंड एरिड रीजन। राजस्थान में लोग क्या करते हैं, सभी घरों में ट्रेडिशनली तरीके से अंडरग्राउंड जो टैंक्स या फिर टांकर्स जो होता है वो एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं पीने पानी योग्य के लिए। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, बीकानेर, फलोड़ी और बर्मा जैसे। तो कुछ इन तरीकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया के अंदर देखने को हमें मिलती है, जो कि बिल्कुल एक अच्छा स्टेप भी है, क्योंकि हमें कंजर्वेशन के लिए कुछ तो मेजर स्टेप लेने ही पड़ेंगे, जिनके एग्जाम्पल कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये था बच्चों हमारा एक छोटा सा लेसन वाटर रिसोर्सेज से लेके, और सो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बाकी अदर लेसन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।